ठीक है, फिर नीचे प्रॉपर्टी फोन वेबसाइट और फिर कंपनी के अंदर भी ऑब्जेक्ट है। तो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल डेटा तो है नहीं, ऐसा ही है भाई। यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया। अच्छा, जिस तरह हम एक फाइल से दूसरी फाइल में लिख के फंक्शन कंपोनेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट बना के वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सही है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। तो वैसे आपको ये काम नहीं करना था, आप क्या करते हैं, बस यहाँ पे आपने लेड बनाया, आपने यूजर्स की एरे बनाई और इस तरह आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना देखिए अजीब लगता है कि इतना सारा डेटा एक ही फाइल में आ गया। तो इसका अच्छा, इस तरह का डेटा हमें रियल एप्लीकेशन में भी आ जाता है, यानी डेटा ये यूज करो। तो हम क्या करते हैं इस सूरत में, सबसे पहले तो अपने स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, और क्या होता है, कंटेनर्स होते हैं। ठीक है भाई, यहीं पर ही मैंने एक फोल्डर बना लिया, इसमें मेरा नाम रख दिया डेटा, और इसमें मैंने एक फाइल बना ली data.js। यहाँ पे यूजर्स की मैंने एरे बनाई, डेटा पेस्ट कर दिया। ठीक है भाई, कहाँ से कॉपी किया था, लिंक से, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नीचे आया, मैंने कहा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर्स। सही है भाई, और एरर ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। अच्छा, मैं इसको app.js में यूज करना चाह रहा हूँ, अभी कंपोनेंट डाल दिया मैंने कहा इंपोर्ट यूजर्स फ्रॉम, कहाँ बनाया मैं, ./data/data। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि यार, अच्छा डिजाइन बनाया किसी ने या सिर्फ फंक्शनैलिटी का दी? थोड़ा बनाया। मुझे यूआई का जो टास्क है ना, वो आज लूंगा इंशाल्लाह, वो करने में मजा भी आएगा। टाइम भी ये होगा कि बस सच्चे तक देना होगा टास्क भी। तो टास्क भी ऐसा है कि आप बोलेंगे यार वाकई मजा आएगा करने में। सही है, और मुश्किल नहीं लगना चाहिए बस किसी को। अच्छा, इसमें मैं एक काम नहीं कर रहा हूँ अभी क्योंकि देखिए टाइम कम है, यूआई पे तो फोकस नहीं रखूँ अभी। तो मैं काम करता हूँ, एक मैंने यूआई बनाई, यूआई के अंदर मैंने कहा यूजर्स डॉट मैप। अच्छा, डॉट मैप का फंक्शन पता है ना सबको, क्या रिटर्न करता है, न्यू एरे। जबरदस्त। ठीक है भाई, तो इस तरह से मैंने कुछ चीज और बताई थी, याद है ना क्लास में, कौन सी चीज क्या रिटर्न करती है, नहीं बताई थी, स्लाइस स्लाइस बताया था ना। तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए। अच्छा, मैप क्या करता है, एरे। अच्छा, मैप सिर्फ एरे को बढ़ सकता है, और बहुत सी गलतियां हम ऐसे करते हैं कि यार हमें पता है, हमें दिख भी रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, और फिर भी हम डॉट मैप लिख रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये बात याद रखनी कि मैप हमेशा एरे पे चलता है, इसके अलावा नहीं चलता। सही है। तो मैंने कहा यूजर डॉट मैप, इसके अंदर हमें कॉल बैक फंक्शन देना होता है, ऐसे ही। अच्छा, इस फंक्शन में दो पैरामीटर हमें रिसीव होते हैं, कौन कौन से, वैल्यू और इंडेक्स। पहले में वैल्यू होता है, दूसरे में इंडेक्स होता है। अच्छा, इसमें मैं रिटर्न कर रहा हूँ, देखा रिटर्न अराई। अच्छा, जहां कहीं भी आप कंपोनेंट बना रहे हो या कोई भी फंक्शन बना रहे हो, वहां पे रिटर्न के अंदर आप जैसे लिख रहे हो, तो उस जगह पे हमेशा एक ही पेरेंट होगा, एक ही पेरेंट एलिमेंट होगा। जैसे मैंने एलआई बनाया, इस तरह दो एलआई नहीं बन सकते, एरर आ जाएगा, ये चीज तो आपको पता होगी यकीनन। ठीक है, तो मैं एलआई बनाया। अच्छा, इसमें एक वार्निंग आती है कि यूनिक की, तो उसको किस तरह हैंडल करते हैं, जो भी पेरेंट एलिमेंट होता है उसको हम की का प्रॉप देते हैं। अच्छा, रिएक्ट में जितने भी एट्रीब्यूट इस तरह होते हैं ना, इनको हम प्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, अभी की को मैं एट्रीब्यूट बोल सकता था, लेकिन इसको बोलते हैं प्रॉप। यार की का प्रॉप दिया और इसमें वैल्यू हमें यूनिक देनी होती है, तो हम क्या दे देते हैं, आई इसलिए देते हैं क्योंकि आई हमेशा यूनिक ही होगा, 0 से शुरू होगा और जहां तक एरे की लेंथ होगी वहां तक ये चलता रहेगा और यूनिक होगा। अच्छा, ये किस लिए बोलता है, ये इसलिए बोलते हैं ये वर्चुअल डॉम की वजह से ना, जो वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट है, क्या जब वो अपडेशन का काम करता है तो उसके मतलब आईडी इस वजह देते हैं कि वो एलिमेंट्स को पहचान सके, क्या ये एलिमेंट अलग अलग है, अपडेट कर सके सही से, तो इस वजह से आईडी देने का बोलता है। अच्छा, अब वी के अंदर मुझे क्या मिल रहा होगा, अच्छा यूजर नेम सबसे पहले करा के देख लेते हैं, मैंने कहा वी डॉट, देखें सारी इसने प्रॉपर्टीज लाके भी दे दी। चेक करते हैं एंट्री स्टार्ट करके,
अच्छा अभी मैं सिर्फ यूजर नेम करें और हम चाहते हैं और जितना डेटा है वो सारा कर सकते हैं यूजर नेम के साथ साथ और आईडी है ईमेल है एड्रेस है क्यों नहीं जा रहा था देखते हैं देखते हैं जा रहा था एड्रेस जाएंगे ना एड्रेस तक ये क्या बात करती है इसका देख लेते हैं अगर आए ठीक है भाई आगे नेक्स्ट अच्छा एड्रेस में आप बोल रहे हो एरर आ रहा था किसमें स्ट्रीट में अब मंगवा के देख लेता हूँ हो सकता है आ रहा हूँ मैंने कहा एड्रेस डॉट स्ट्रीट स्ट्रीट है नहीं हाँ स्ट्रीट है आ गया तो क्या मंगवाना है और बताएं जो कुछ मंगवाना चाहेंगे सब आ जाएगा एड्रेस स्पेलिंग गलत लिखी हो ऐसे जियो मंगवाया आपने इसे तो नहीं किया था पूरा ऑब्जेक्ट लिख दिया जियो इसमें भी ऐसा आ रहा जियो डॉट लेट हाँ बाहर है वैल्यू डॉट एड्रेस डॉट जियो हाँ एड्रेस डॉट जियो है ना बाहर कहाँ है भाई क्या हो गया सही है भाई और जियो के अंदर क्या है लेट लॉन्ग तो पता है क्या होते हैं लैटिट्यूड आ गया भाई आई फ्रेम में नहीं लगा सकते इसके लिए अलग से मैप की एपीआई होती है वो हम बाय करते हैं तो गूगल मैप हमारे पास पूरा आता है एक मैप आई फ्रेम वाला होता है वो अलग होता है और एक पूरा मैप होता है मतलब पूरी मैप की इंटीग्रेशन होती है उस पे हम ये लोकेशन दिखा सकते हैं अपनी और इसके अलावा नेविगेशन दिखा सकते हैं हाँ ओवरऑल गाइड जैसा अच्छा ये ज्यादा मैप का जो काम होता है ना जैसे मोबाइल फोन को होता है वेब पे कम होता है मैप का काम क्योंकि वेब पे असल में मसले ये आते हैं कि लोकेशंस के थोड़े इशू आते हैं मोबाइल में तो लोकेशन काफी तरीकों से हम दे देते हैं मतलब मोबाइल में जीपीएस होता है और फिर सिम लोकेशन भी होती है काफी लोकेशन होती है तो मोबाइल में ये चीज अच्छी चलती है अच्छा पहले जो मैप था वो थोड़ा फ्री हुआ करता था डेवलपमेंट वगैरह मैप में अब जो है ना हमें एपीआई लेनी पड़ती है और जब तक वो क्रेडिट कार्ड नहीं लगा देते वो एपीआई नहीं देता अगर कहीं से मिल भी जाती है तो फिर उस पर डेवलपमेंट लिखा हुआ आ रहा होता है वाटर मार्क आ रहा होता है तो इंशाल्लाह देखेंगे ये भी रेट में लगा के मैप कैसे लगता है क्लियर है भाई ये चीज यस सर इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं था नो सर तो और किसी को कोई मसला आ रहा था तो बताएं यूजर है एकदम अच्छा आईडी से अच्छा इसमें था ये ना कि यूजर्स की पोस्ट दिखानी थी क्या करते हैं किसने बनाया है इस तरह क्या जो यूजर है उसी की पोस्ट दिखानी है ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है अच्छा वैसे चले ये अगर किसी ने करा भी नहीं ना सिर्फ दोनों चीजें रेंडर करवा देते एक साइड में पूरी पोस्ट आ रहा है एक साइड पे सारे यूजर्स आ गए कोई मसले वाली बात नहीं तो अगर ये वाली बात भी ना देखिए क्या बोल रहा है यूजिंग अवर एपीआईज यू हैव टू रेंडर ऑल द यूजर्स विद देयर नेम्स ईमेल एंड देयर पोस्ट ठीक है तो ये भी करवा सकते थे इसका भी कोई मसला नहीं था अच्छा अब मेरे ख्याल से इसमें आईडी वगैरह से हो रहा होगा काम हम ये बोलते हैं यूजर आईडी ठीक है यूजर अब ये एक यूजर की इतनी सारी पोस्ट आ रही सारी पोस्ट बल्कि नहीं एक यूजर की कितनी पोस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोस्ट है यूजर 1 की हाँ भी अहमद आ गए थोड़ी जल्दी आओ चलो यूजर 2 की है फिर यूजर 3 की है 4 की है 5 की है ठीक है किस तरह हो सकता है ये काम ऐसा बताएं भाई किस तरह हो सकता है मैप के अंदर मैप लग जाएगा अच्छा मेरे पास अगर यूजर आईडी हो मेरे पास 7 हो तो मैं किस तरह इसको गाइड करूंगा अच्छा सिर्फ मेरे ये कह रहे हैं
ये एरे मैंने जावास्क्रिप्ट में कॉपी पेस्ट किया। सही भाई, मैं चाहता हूँ इस एरे में से यूजर 1 की जितनी पोस्ट है वो निकल के आ जाए। अभी मैप वगैरह की कोई पे बात ही नहीं करना। सर क्या करो 400 क्या करो भाई, जल्दी बताएं। एक यूजर आईडी, एक कैसे लगेगा? ये तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑब्जेक्ट कोई है। हाँ भाई, से पहले पोस्ट मैप का लगेगा। एरे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। से पहले मैप लगेगा। पोस्ट डॉट यूजर आईडी, ये बात करती है। पोस्ट तो एरे है ना, से पहले मैप लगेगा। पोस्ट डॉट यूजर आईडी कैसे मिलेगा? लूप चलाना पड़ेगा पोस्ट के ऊपर। से मैप लगा देना। इतनी प्रैक्टिस कराई है ना इस चीज की आपको, एरे ऑब्जेक्ट की इतनी प्रैक्टिस कराई फिर भी। से पहले मैप लगेगा। मैप लगेगा बाद में हो जाएगा। मैप लगेगा बाद में फिर वो अलग-अलग ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ना, फिर उसमें यूजर आईडी को मैच करके 1 से और सारे यूजर आ जाएंगे। हो जाएगा वैसे काम। यस सर। अच्छा, मैप चलो जिसने लगाया सही है, अच्छी बात है। मैप से भी हो सकता है ये काम, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिसने नहीं लगाया ना, सिंपल लॉजिक लगा के फॉर लूप की, वो भी कर सकता था ये काम। फॉर लूप सबको आता है। फॉर लूप पूरा पोस्ट के ऊपर चलता, यूजर आईडी हमारे पास होती, मैच कराते, नई एरे में पुश करा देते यूजर। उस एरे में पुश हो और नीचे रेंडर करा देते, तो इतना मसला ही नहीं था। अच्छा, वैसे इसका एक मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर लूप से करते लेंगे ना भाई सर। यस सर। अभी देखिए रिएक्ट चल रही है और मुझे ऑब्जेक्ट की चीजें दोबारा बताना पड़ रही है, कितनी अच्छी बात है ना। अच्छा, एक मेथड मैं दे रहा हूँ आपको, पोस्ट नाम रखा था ना, पोस्ट डॉट फाइंड इंडेक्स। ठीक है भाई, ये एक मेथड है। अच्छा, ये जो मेथड है ना फाइंड इंडेक्स, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे चलता है, इस पे चलता है। एरे ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये भी फाइंड इंडेक्स क्या करता है? फिल्टर की तरह काम करता है, समझ ले। जैसे फिल्टर काम करते हैं, इस तरह फाइंड इंडेक्स भी काम करता है। पूरी वैल्यू हमें लाके दे देगा, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट लाके दे देगा, और हम सिर्फ यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे डेटा डॉट यूजर आईडी इक्वल टू 1। ठीक है भाई, तो इस तरह ये काम करता है। इंडेक्स में देखते हैं हम क्या आ रहा है, 0 आ गया इंडेक्स में। तो इसका मतलब ये है कि जहां पे इसको यूजर आईडी मिली, इसने 0, हमें उसका इंडेक्स लाके दे दिया। अच्छा, ये एक मेथड बताया मैंने, इससे ये हमारा वाला काम नहीं होगा, क्योंकि एक बार बता रहा है ना 0। अब इसमें यूजर आईडी जो है वो मल्टीपल इंडेक्सेस पे है। यूजर आईडी 1, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे भी 1 है, तीसरे वाले पे भी 1 है। तो ये वाला काम जो है ना फॉर लूप या मैप से ही होगा। अच्छा, इस तरह का कभी काम आएगा इंशाल्लाह। रिएक्ट में तो बहुत इस तरह के डेटा करने को आ देते हैं हमें ना। तो अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट फाइंड कराना हो उसकी आईडी से या इवेंट से या किसी भी चीज से, तो हम एक ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, फाइंड इंडेक्स। फिल्टर की तरह काम कर रहा है। फाइंड इंडेक्स लिखा, रिटर्न कॉल फंक्शन है, डेटा मिला हमें, डेटा डॉट यूजर आईडी और कंडीशन लगा दी। जो भी कंडीशन लगाएंगे ये मैच हो जाएगी, तो उसका इंडेक्स नंबर सिर्फ ला के दे देगा। और जब इंडेक्स आ जाएगा, इंडेक्स के जरिए हम वो डेटा निकाल लेंगे, पोस्ट एरे ब्रैकेट और इंडेक्स नंबर, इससे हमें पास डेटा आ जाएगा। क्लियर है भाई? फाइंड इंडेक्स ऑफ, वो हमने ड्राई नहीं किया। इंडेक्स ऑफ अलग चीज है, बोलते हैं फाइंड इंडेक्स ऑफ। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं, फाइंड इंडेक्स होता है सिर्फ। इंडेक्स ऑफ तो नॉर्मल है ना, स्ट्रिंग वाला है, एरे पे भी चलता है, ये तो पता है सबको। इंडेक्स ऑफ क्या होता है भाई? क्या करता है इंडेक्स ऑफ? भूल रहे हैं, मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी चीजें आप आगे जाते रह रहे हैं ना, और जावास्क्रिप्ट भूल गया। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया, रिएक्ट जो है ना नई कुछ भी नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, जावास्क्रिप्ट है। और मुझे लग रहा है जो एक मैंने आपको बताया था कि इस तरह करना है आपको जावास्क्रिप्ट याद रखने के लिए, वो भी नहीं करना आजकल। बुक्स के चैप्टर जो मैंने कहा था रीड करने थे,
सर नहीं कर रहे। जब भी तो ऐसा हो रहा है, अब इंडेक्स ऑफ याद नहीं आ रहा। इस तरह के कितने मेथड्स होंगे बुक में जो आपको याद नहीं होंगे। क्लास की वीडियो बनाएंगे। तो ऐसा नहीं करें भाई, अब दोबारा से ये चीज करें, बल्कि करते रहें। ये चीज कभी छोड़नी नहीं है। हर हफ्ते आपने क्या करा, बुक ओपन की, बुक के जितने भी चैप्टर से शुरू में वो सारे रीड करें। उसमें अगर आपको लगा कि यार किसी चैप्टर वगैरह में मसला है, ओपन किया और चेक कर लिया। बिलाल को मैसेज किया था, उसने पहले बोला कि यार सर ने मना किया। हाँ, इस वजह से अच्छा बनाइए लिंक है, उसने नया चैनल बना के किया। कैलको शेयर पे मैं रख रहा हूँ और इसको ना नया सबमिट चैनल बनाया करें उसने सब अपलोड फॉर्म। किया। हमने एरर एंटर करा के देख ली थी। अब आज का जो हमारा टारगेट था वो ये था कि यार प्रॉम्प्ट्स पढ़ लें, स्टेट पढ़ लें और इसके बाद थोड़ी सी यूआई लाइब्रेरी देखें। सही है, राउटर और हुक ये चला नेक्स्ट क्लास में। अगर टाइम मिला तो आज भी कर लेंगे। आज ये खत्म कर दें, यस सर। टाइम नहीं मिला वीडियो में करने का, कर ले, खत्म कर ले आज। ऐसा कर देते, अभी कर दें। चलो कर देते हैं जल्दी। अच्छा फ्रॉक तो मैंने आपको आते ही समझा दिया, दोबारा नहीं पढ़ते हैं। सही सही है सर, सही। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं ना सब लोग। सही है सर, सही है। ये सही है सर। यस सर, बहुत है। एक ये वाली जो प्रोजेक्टर को देखता भी नहीं है ना वैसे स्क्रीन है, आप तो एक ये वाली खोल देते हैं। सही क्या करें, इससे भाई एक नहीं होती ना, सारी एक साथ ही होती है। मसला ये है सारा। सही है भाई, लेकिन ना VS Code की स्क्रीन मैं वाइट करूंगा ताकि थोड़ी सी इसको ना हो जाएगा। लाइट कर देते हैं इसको। सही में नजर आ रहा है? चुभरी आंखों में। अच्छा भाई, तो ऐप का कंपोनेंट है, उसमें मैं कुछ भी नहीं रखा हुआ, मैं कंपोनेंट में आया। अच्छा कुछ चीजें मैंने बताई थी, इमेज कैसे रेंडर होती है, इनलाइन स्टाइल कैसे होता है, याद है ना सबको? यस सर। इसी तरह क्लोजिंग टैग लगाना पड़ता है इमेज का। अच्छा इमेज के लिए सबसे पहले तो मैं एसेट्स का एक फोल्डर बनाते हैं, एसेट्स के अंदर इमेजेस का फोल्डर बनाते हैं। अच्छा यूआरएल से तो लगाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। इमेज आपने सर्च की, कौन सी नीचे वाली, यही बात है। स्टार्ट में ठीक है भाई, एसआरसी दिया और इसके अंदर मैंने यूआरएल जो पेस्ट करते हैं इमेज, मुश्किल तो नहीं। सेव करा इमेज को, अपने एसेट्स के फोल्डर में आ गया, इमेजेस में आ गया, इसका नाम मैंने रख दिया मदार, सेव कर दिया। सही भाई, यहाँ आके देखा तो इमेज आ गई। अच्छा अब ये लगाने का क्या तरीका है, आपने इंपोर्ट करना है और इमेज का जो नाम है वो अपने हिसाब से कुछ भी रख देना है। अच्छा ऐसा नहीं है, अच्छा अभी से मैंने आपको पहले भी कहा था, कोशिश करा करें वेरिएबल नेम, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स नेम, फंक्शन नेम, कंपोनेंट नेम ऐसे रखा करें जो उस काम से रिलेटेड हो। अभी से आदत बनाएंगे ना तो बहुत फायदा होगा आगे आगे।
वरना होता ये क्या, लोग डेवलपर को ना पहले तो कंपनी फारिग करती है और फिर 1 साल तक ना उसको गालियां चल रही होती है कंपनी में कि ये आया क्यों था। अभी भी ऐसे बहुत है भाई, वेरिएबल के नाम सही तक नहीं रखते, मतलब ऐसा कर देते हैं यार वो मुझे उनके बगैर बने ही ना, और जिसने लिखा है वो वही कर सकते हैं, उनको उन्हीं को बताया कि क्या है क्या नहीं। अभी भी एक प्रोजेक्ट है छोटा सा जिसमें मैं कर रहा हूँ काम, 1 हफ्ता हो गया वो सही हो गया नहीं रहा। अच्छा उसमें हुआ ये कि कुछ कंपोनेंट्स में बेस्ट प्रैक्टिस यूज हुई है और कुछ में बिल्कुल ही यूज नहीं हुई। किसी में हार्ड जैसे डेटा है ना, ये यहाँ पे मैंने अलग फाइल बना के रखा हुआ है, अब यही डेटा दोबारा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह इतनी चीजें हुई है उसको सही कर करके बंदा थक जाए, और डेवलपर याद जैसे जैसे याद है उसी टाइम पे उसको जाए गाली निकल के क्या नहीं क्या बनना था। तो ऐसा ना हो ना, देखें भाई शुरू से अगर बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करेंगे और कहीं पे जाते ही आप ये करेंगे तो लोग भी बोलेंगे क्या वाकई जीता है। अच्छा इंपोर्ट करने के बाद मैंने इसका नाम दे दिया मदार फ्रॉम, जो भी इमेज का पाथ है जहां आपकी इमेज सेव है वो पाथ हमें यहाँ पे देना है। मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ app.js पे, तो ये app.js से बाहर आने के लिए डॉट स्लैश यूज करूंगा, सारे फोल्डर नजर आ गए, एसेट्स में जाऊंगा, इमेजेस में जाऊंगा, इमेज का क्या नाम था मदार डॉट जेपीजी, सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा एसआरसी में से यूआरएल हटा के स्ट्रिंग हटा के यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की कर्ली ब्रैकेट लगाए और मदार दे दिया, ठीक है, और ये इमेज आ गई। मुश्किल तो नहीं है। अच्छा इसके अलावा एक और तरीका बताया था, बताएं क्या था, लेकिन वो मैंने कहा था ये सही तरीका नहीं है, लेकिन एक है ये भी तरीका। अच्छा ये मैं बीच में ना कि तकरीबन साल पहले ये पब्लिक वाले तरीका यूज करना शुरू हो गया था, और आसानी थी इसमें, ना इंपोर्ट करना पड़े ना कुछ करना पड़े, डायरेक्ट लगाते जाओ। फिर मुझे पता चला यार नहीं इसमें बिल्ड साइज में बड़ा मसला आता है, तो जो इमेज यूज भी नहीं है वो भी बिल्ड में जाएगी, बिल्ड साइज बढ़ जाएगा, ऐप की परफॉर्मेंस खराब होगी। तो इस वजह से फिर दोबारा ये एसेट्स वाला जो है ये शुरू कर दिया। अब इसमें होगा ये कि एसेट्स के अंदर, अच्छा होगा ये क्या एसेट्स के अंदर ना हमारे पास काफी सारी एक्स्ट्रा इमेजेस भी आ जाती हैं, तो होगा ये कि जब आप बिल्ड बनाएंगे तो जो इमेज आपने इंपोर्ट की हुई होगी सिर्फ वही बिल्ड में जाएगी, ना ऐप का साइज बढ़ेगा और ऐप की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्लियर? भाई ये इसका सही है, पता नहीं क्यों इस तरह करता है। अच्छा भाई अब मैं कंपोनेंट्स में आ गया, यहाँ पे बटन कंपोनेंट बनाने का तरीका क्या बताया था? अच्छा मैंने अच्छा सीएसएस की जगह सास यूज करें या सीएसएस ही करें? सास करें यार, सास कर रहा हूं, सास करें। सीएसएस आती है अच्छी, पहले ये बताओ, कभी सीएसएस आती नहीं हो सास यूज कर लो। अच्छा सास नहीं क्या, ये देख लेते हैं। अच्छा ये क्या है भाई, CSS with super powers। हाँ भाई, that is the most mature, stable and powerful professional grade CSS extension language in the world। क्या बात है, सुनते ही मजा आ रहा है। अच्छा मैं जो आज के कर रहा हूँ ना उसी पे कर रहा हूँ, जब तो मैंने कहा कि यार ये करते। अच्छा इसका कोई ऐसी चीज नहीं क्या नहीं ये कर लिए तो बहुत ज्यादा ऐप में पावर आ जाएगी, सुपर पावर आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इसका देखिए फायदा बता दूं। अच्छा ये अलग से कोई चीज नहीं है, कभी आप बोल रहे यार सांस शुरू हो गई हम सब तो 2 गिलास इसमें लगा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, CSS ही है, जैसे CSS थी ना पूरी वही है भाई। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको वाकई आप बोलेंगे यार नहीं इसमें फायदा है, बहुत फायदा है ये करने में। अच्छा इसमें सबसे एक दो चीजें बता भी देता हूँ इसकी क्या है। अच्छा अभी मैंने इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखी, लेकिन मैं इसको इधर यूज करता है सीरियस कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ फायदा है वो फायदा ले लेता हूँ इससे, क्योंकि टाइम भी बचता है और अच्छा भी लगता है।
अच्छा, इसमें पहला फायदा ये है कि आप इसकी ग्लोबल फाइल बनाते हैं SCSS index.scss या app.scss करके, उसमें ना आप वेरिएबल्स बना लेते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनते हैं ना, इस तरह CSS में वेरिएबल्स बन जाते हैं। वेरिएबल्स बन गए, आपने वेरिएबल्स में स्टोर करा दिया थीम कलर, थीम बैकग्राउंड कलर स्टोर करा दिया। अब पूरे रिएक्ट प्रोजेक्ट में उस वेरिएबल को इंपोर्ट करके यूज कर लिया CSS की फाइल में। जबकि CSS की फाइल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, अगर आपको बताओ नहीं होता, जावास्क्रिप्ट में होता है सिर्फ। तो आप उसको इंपोर्ट करके उस वेरिएबल को यूज करना है कलर को। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? क्या होता है कि क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट दी है, आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 2 महीने गुजर गए, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, अब क्लाइंट आगे बोलता है यार ये कलर चेंज कर दो। आप बोलेंगे मैंने तो पता नहीं किसकी CSS की फाइल में दिया, सारा चेंज करूंगा जाके, ऐसे ही। तो इसमें फायदा ये होगा कि आपने कलर एक ही जगह दिया होगा, आप वहां जाके चेंज करेंगे और सब जगह जाएगा। तो ये सबसे इसमें फायदा है। अच्छा, दूसरा इसमें फायदा ये कि नॉर्मल CSS की बात करूं, अगर ये CSS की फाइल है, मुझे क्या करना है, एक मेरे पास UL है, UL के अंदर li है, li के अंदर a है और a के अंदर span है। तो UL के जरिए उस span को टारगेट करना है। कैसे होगा? ऐसे होगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ क्या, ये इतनी सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं, मैं चाहता हूँ क्या इसी में UL को भी स्टाइल दे दूं, इसी में li को भी स्टाइल दे दूं, इसी में a को भी स्टाइल दे दूं, इसी में span को भी दे दूं। जबकि ये जो मैंने कोड लिखा है ना, इसका मतलब ये सिर्फ span को स्टाइल जा रहा है, ऐसा ही। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ एक ही बार में कोड लिखूं और सबको स्टाइल दे दूं थोड़ा थोड़ा। तो ये काम अब साथ में कैसे होगा? SCSS में मैंने UL लिखा, UL को थोड़ा लिखा मैंने, जैसे मैंने कहा टेक्स्ट लाइन सेंटर। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ UL के अंदर li है, मैंने यहीं पर li लिखा, मैंने li को कहा भाई बैकग्राउंड कलर ब्लू, ये li को स्टाइल हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक और अगर कुछ है तो यहाँ पे दोबारा एक और एलिमेंट बन सकता है। अब li के अंदर था a, तो मैंने यहाँ पे a लिखा, मैंने इसको बैकग्राउंड कलर या कलर दे दिया रेड, नेस्टेड चल चलेगी। अच्छा, a के अंदर स्पैन था, मैंने यहाँ पे स्पैन दिया, स्पैन को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक है भाई, तो अच्छा लग रहा है या सीरियस ऐसा है? अच्छा लग रहा है ना, मजा भी। अच्छा, एरर इसलिए दे रहे कि SCSS नहीं है, CSS की फाइल है, इसलिए समझाया आपको। अच्छा, इस तरह के ना काफी और भी है फायदे, और आप करेंगे ना काम ऐसा एक्सप्लोर करते करते आ जाएगा। अच्छा, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, जैसे सीरीज लिखा है वैसे ही चलेगी। अभी देखिए नेस्टिंग वाली एक चीज आ गई, बहुत अच्छी चीज है। फिर इसमें वेरिएबल्स वाली एक चीज बताई मैंने, ये भी अच्छी चीज है। ठीक है, तो अभी फिलहाल सीरीज करते हैं। ठीक है, अब जब थोड़ा सा UI लाइब्रेरीज वगैरह देख लेंगे ना, उसके बाद फिर इसका एक ही में सीरीज भी हो रहा है, सीरीज दोनों करने हैं। SCSS डायरेक्ट नहीं होती, इसके लिए एक मॉड्यूल इंस्टॉल होता है। अच्छा, SCSS ऐसे ही है जैसे रिएक्ट है, रिएक्ट हम लिखते हैं, रिएक्ट कन्वर्ट होकर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती है और फिर हमें शो होती है। इस तरह SCSS लिखते हैं, SCSS कन्वर्ट होती है, फिर CSS में और शो होती है। तो ये चीज है, लिखते हैं देखेंगे, ये तो देख ली होगी आपने, लगा दिखाई दी, बल्कि मैंने ही तो दिखाई दी, तो मैंने भी दिखाई। तो रिएक्ट में भी इंस्टॉल हो गया, आराम से देखें इस तरह से, मतलब क्लासेस देके सारा काम ले कोड से भी इतना बहुत अच्छी चीज है। और इसमें अभी काम भी बहुत ज्यादा हो रहा है ना, मतलब इसकी जो जॉब्स रिक्वायरमेंट है ना, मतलब जो मेंशन किया वो था कि यार रिएक्ट डेवलपर चाहिए, तो उसमें साथ साथ टेलमेंट भी आनी चाहिए इसको। तो ये आजकल बहुत ट्रेंड पे है, तो ये भी थोड़ा देखेंगे। वैसे UI लाइब्रेरीज हो जाए उसके बाद देखेंगे। अच्छा, मैंने कहाँ पे बनाई है? बटन के कंपोनेंट में, बटन के अंदर ही एक CSS का फोल्डर बनाया, CSS के फोल्डर में index.css, ये स्ट्रक्चर रखना है अपने कंपोनेंट के फोल्डर का। सही है भाई? index.js में आया फंक्शन बटन,
बटन का फोल्डर है ना, VS कोड में इस तरह दिखाता है। अच्छा एक और फोल्डर बना दूं, कभी वाकई कंफ्यूजन नहीं होगा। इनपुट सही है। बटन का फोल्डर है, बटन के अंदर index.js है, उसी के अंदर एक CSS का फोल्डर है, CSS के अंदर index.css है। ये बेस्ट स्ट्रक्चर है, यही फॉलो है, ठीक है। तो यही आपको भी करना है। index.js में आके मैंने बटन का कंपोनेंट बनाया, मैंने कहा रिटर्न, और यहाँ पे मैंने बटन बना के रिटर्न कर दिया। अच्छा अब मैं चाहता हूँ बटन को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा। अब मैं चाहता हूँ, अच्छा कंपोनेंट कब बनता है मुझे ये बताएं, कंपोनेंट की जरूरत कब पड़ती है? सबसे पहले तो ये बताएं, जब रिटर्न होता है, ये बात कर। अच्छा मुझे अगर वेबसाइट बनानी है तो यार मैं तो बगैर कंपोनेंट के पूरी की पूरी वेबसाइट ऐप में ही बना दूं। तो कंपोनेंट कब बनता है, मतलब कब बनाया जाए? एक चीज को कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगे यार ये एक से ज्यादा बार यूज हो रही है, समझे भाई? बटन है, बटन आपको पता है वेबसाइट में कितनी बार यूज होता है, बार बार यूज होता है। अच्छा अब कार्ड्स आए थे। अच्छा OLX खोलता हूं मैं, अब इसमें मुझे बताइएगा कि क्या कंपोनेंट है क्या कंपोनेंट नहीं है। हाँ भाई हेडर कंपोनेंट होगा, ठीक है, हर पेज पे मौजूद है। अच्छा ये कार्ड कंपोनेंट है, क्यों? क्योंकि देखिए पूरा डिजाइन सेम है, बस डेटा चेंज हो रहा है। ये भी कंपोनेंट कहलाएगा क्योंकि ज्यादा बार यूज हो रहा है। अच्छा इसके अलावा बटन भी इसमें कंपोनेंट होगा, फुटर भी कंपोनेंट होगा। अच्छा इसके अलावा जब मैं ये ओपन करता हूँ तो ये जो पूरा आ रहा है ये भी कंपोनेंट होगा, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि एड्स खुलते हैं और सिर्फ डेटा चेंज होता है। तो इस तरह की चीज जो एक से ज्यादा बार यूज हो रही है उसको हम कंपोनेंट बनाते हैं। अच्छा अब मैं अगर इनपुट बना रहा हूँ अपनी वेबसाइट में और मुझे पता है कि यार ये इनपुट ना सिर्फ एक बार यूज होना है, तो मैं पहले कंपोनेंट ना भी बनाऊं, मैं डायरेक्ट मतलब app.js में आऊं और यहाँ पे इनपुट इस तरह HTML लिख के डायरेक्ट बना दूं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता है कि यार मेरी वेबसाइट में इनपुट जो है वो 10 बार यूज होना है, तो मैं क्या करूंगा, इनपुट का कंपोनेंट बना दूंगा और फिर इसको कंपोनेंट से यूज करूंगा। सही है? अच्छा कंपोनेंट बन तो जाता है। अब कंपोनेंट में मैंने आपको कहा कि डिजाइन वही रहता है, डेटा चेंज होता है। अब इसी तरह बटन में अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा क्लिक, तो हर जगह क्लिक तो मुझे दिखाना नहीं होगा, किसी जगह मुझे साइन अप दिखाना होगा, किसी जगह मुझे लॉगिन दिखाना होगा, ठीक है भाई? तो ये किस तरह हैंडल करें? प्रॉप्स के जरिए। अगर जावास्क्रिप्ट में बात की जाए समझिए आर्गुमेंट और पैरामीटर के जरिए, ठीक है। रिएक्ट में उसी चीज को हम प्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे होगा देखते हैं। अच्छा एक चीज मैंने और बताई थी कि बटन आपने बना लिया, इनपुट बना लिया, यहाँ पे आपने एक फाइल बना ली index.js और इस फाइल में क्या करना है, सारे कंपोनेंट इंपोर्ट करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक हो गया? बटन यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया, app.js में मैं आया, इंपोर्ट बटन इस तरह होगा। पहले ब्रैकेट में क्यों होगा? मल्टीपल एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं है। ./component सही है भाई? अच्छा यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट्स क्यों लिखा है? क्योंकि कंपोनेंट्स के अंदर इंडेक्स की फाइल है, वो खुद गेट कर लेगा। बटन यूज करा, इसी तरह होगा और यहाँ पे ये बटन आ गया, इसमें क्लिक लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ क्लिक नहीं, अब मैं इसको जितनी बार भी यूज करूंगा सब बार क्लिक 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 आ रहा है। मैं चाहता हूँ हर बार में अलग ही यूज करना होगा ना, किसी जगह साइन अप होगा, किसी जगह लॉगिन होगा। तो इसको हम किसके जरिए देखेंगे? प्रॉप्स के जरिए। मैं यहाँ पे कहूंगा बटन नेम या बटन टाइटल, सही भाई? मैं इसको बोल दूंगा लॉगिन। फिर मैं नीचे आया, मैंने कहा टाइटल, साइन अप। फिर मैं नीचे आया टाइटल, लॉग आउट। बहुत है, सही भाई? अच्छा अभी क्लिक नजर आ रहा है, प्रॉप पास तो कर दिया, प्रॉप गेट भी तो करेंगे। अच्छा मैंने आपको अभी क्या बताया कि यार HTML अगर जावास्क्रिप्ट की बात हो रही होती ना तो इस तरह हम आर्गुमेंट पास करते, बटन कॉल किया और इस तरह लिख दिया
और इसमें सिंगल वैल्यू जाती है। जबकि रिएक्ट में हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं और जितनी भी यहाँ पे हम मल्टीपल करते हैं वो सारी जाके सेव होती है एक ऑब्जेक्ट में और वहां पे हमें रिसीव हो जाती है। चेक करते हैं, बटन में आया, मैंने यहाँ पे पैरामीटर का नाम ही प्रॉप्स रख दिया, सही है, कोई मसला तो नहीं। अब यहाँ पे console.log कराता हूँ, सिर्फ प्रॉप्स को बताएं इसमें क्या आना चाहिए। ऑब्जेक्ट आएगा और उसके अंदर क्या होगा, टाइटल की प्रॉपर्टी होगी, ऐसा ही है। देखते हैं, ऑब्जेक्ट आ गया, टाइटल की प्रॉपर्टी आ गई, क्लियर है भाई, कोई मुश्किल तो नहीं। टाइटल अगर मुझे यहाँ पे यूज करना है कैसे करूँ, इस तरह पहले ब्रैकेट क्यों आएंगे, जावास्क्रिप्ट लिखनी है, props डॉट टाइटल, हो गया चेंज, लॉगिन साइन अप लॉग आउट, क्लियर है भाई, कोई मुश्किल तो नहीं है प्रॉप्स। अच्छा, डायरेक्ट टाइटल किस वजह से देंगे, अब डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट याद है क्या था वो, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे टाइटल लिख देंगे, डायरेक्ट दे दिया और बोलो, ऐसे होता है ना डीस्ट्रक्चरिंग, क्या ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो चीजें वो गेट करके ले आता है, तो डीस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे हम लिख सकते हैं। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, ऑब्जेक्ट के अंदर से टाइटल गेट हो गया है डीस्ट्रक्चरिंग के जरिए, नहीं करना है तो आप उसी तरह यूज करें, प्रॉप्स करके फिर प्रॉप डॉट करके, या इस तरह भी नहीं करना तो इस तरह कर लें, ऊपर प्रॉप्स ही रहने दें, नीचे आके यहाँ पे आपने वेरिएबल बनाया तो यहाँ पे आपने डीस्ट्रक्चरिंग कर दी, बात एक ही है, सही भाई, बात एक ही है, इस तरह कर दिया आपने। कहाँ पे, अच्छा हाँ सही सही, ठीक है, होगा भाई, सही भाई, लॉगिन साइन अप लॉग आउट, क्लियर है ये चीज, कोई मुश्किल तो नहीं। अच्छा, क्या मैं प्रॉप में ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी स्ट्रिंग दिया है ना, क्या क्या यहाँ पे पास हो सकता है, डेटा टाइप, ट्रू फॉल्स हो, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, ऑब्जेक्ट हो, एरे हो, सब पास हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे मैं एरे पास करके देखूं, कोई मैंने कहा एरे, सही भाई, कॉपी पेस्ट करते हैं, मिल जाएगा। यहाँ पे आया, मैंने कहा एरे और console.log एरे, कंसोल पे आया, आ गया एरे, मुश्किल तो नहीं है भाई प्रॉप्स, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है कि भाई यहाँ पे आपने बस थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है, क्या चेंज है कि यहाँ पे आप एट्रीब्यूट की तरह प्रॉप्स पास कर रहे हैं, अगर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट होती तो पैरामीटर आप पास करते डायरेक्ट, यहाँ पे हमने की वैल्यू के पेयर्स बना दी, भाई ये फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। बाकी जो डेटा आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के आर्गुमेंट में पास करते थे वो सारा प्रॉप्स में भी पास कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़िए भाई, हाँ ये देखेंगे अभी, वो कहलाती है, एक बच्चे की टॉपिक पूछा, बटन हाइड कर देते हैं, कार्ड हाइड कर देते हैं, कार्ड फेसबुक पे पोस्टिंग होती है, ये सारी चीजें कहलाती है डेट में कंडीशनल रेंडरिंग, क्या कहलाती है, कंडीशनल रेंडरिंग, ये टॉपिक है, ये भी अभी देखेंगे। अच्छा, प्रॉप देख लिया, आप स्टेट देख लें, हाँ ये प्रॉप का यार है, प्रॉप्स खत्म हो गया और कुछ भी नहीं है। अच्छा, प्रॉप्स में क्या कोई फंक्शन भी पास कर सकते हैं, अब बटन जो होगा, बटन मुझे सिर्फ शो को कराना है, ऑन क्लिक वगैरह ये सब भी तो चाहिए होगा बटन में, तो क्या ये भी कर सकते हैं, मैं प्रॉप्स में रिसीव करूंगा ऑन क्लिक, ठीक है भाई, और यहाँ पे बटन पे मैं इवेंट दूंगा ऑन क्लिक और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा प्रॉप ऑन क्लिक, तो अभी बिल्कुल सेम उसी तरह हो गया जिस तरह बटन का होता है। मैं app.js में आऊंगा,
और यहाँ पे बटन यूज करने के बाद पहले तो मैंने टाइटल दे दिया, टाइटल लॉगिन। अच्छा, अब ऑन क्लिक यूज करना है तो मैं बिल्कुल इसी तरह कर लूंगा। मैंने कहा ऑन क्लिक और यहाँ पे कोई भी फंक्शन वगैरह जो भी है वो मैं दे दूंगा। क्या बोल रहा हूँ? स्प्रेड ऑपरेटर क्या? इसमें स्प्रेड ऑपरेटर क्या है? लॉगिन आ गया भाई, लॉगिन पे क्लिक करा, फंक्शन भी चल रहा है। मुश्किल तो नहीं है? स्प्रेड ऑपरेटर से कौन सा ब्रॉडकास्ट करते थे? पास नहीं करते, रिसीव करते वक्त लगा सकते हैं आप स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, रिसीव करते वक्त लगा सकते हैं। ठीक है भाई, लॉगिन फंक्शन भी हमने देख लिया पास हो रहा है। अच्छा, इसी तरह अभी मैंने जो फंक्शन पास किया है ये यहाँ पे डायरेक्ट बनाया है, ऑन क्लिक के अंदर डायरेक्टली मैंने एरो फंक्शन बना दिया। अच्छा, रिएक्ट में अगर हमें फंक्शन बनाना हो कहाँ बनते हैं पता है? रिटर्न से ऊपर। ठीक है, अभी जैसे वेरिएबल्स आपने बनाए, जो मैंने असाइनमेंट दिया था आपको कि कौन सा नेम बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, वो सारे भी यही बनाए थे, तो फंक्शन भी यही बनेगा। अच्छा, फंक्शन बनाने का तरीका क्या है? अच्छा, ये कोशिश करिएगा कि एरो फंक्शन ही बनाए, अच्छा रहता है। कौन बनाया आपने या लेट बना दे, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो मैंने कहा हैंडल क्लिक, ठीक है, मैं फंक्शन का नाम दे दिया ऐसे ही और ये एरो फंक्शन बना दिया। तो मसला तो नहीं इस फंक्शन में, कोई नया सिंटैक्स तो नहीं, वही है जावास्क्रिप्ट का। अच्छा, इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? आप जैसे ऑन क्लिक का इवेंट यहाँ पे फायर हो रहा है, सिर्फ उसे इसका नेम दे देंगे हैंडल क्लिक, तो ये क्या करेगा? उसको खुद कॉल कर देगा। एक तरीका ये है, दूसरा ये कि यहाँ पे आपने फंक्शन बनाया एरो और फिर यहाँ पे इस फंक्शन को रख के इस तरह कॉल कर दिया। तो दोनों में से जो आसान लगे वो आसान है, करते सिर्फ नेम दे दिया। ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आर्गुमेंट पैरामीटर जैसे जावास्क्रिप्ट में होते हैं वैसे ही होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कहा हेलो वर्ल्ड, आर्गुमेंट पास किया। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, रिसीव कर लिया, console.log करा दिया, सही भाई? कंसोल पे कोई मसला ही नहीं है, क्लियर है भाई? कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ हैंडल के लिए जैसे मैंने बनाया, तो यहाँ पे जितने मर्जी चाहे फंक्शन आप बना सकते हैं इस तरह, कॉपी पेस्ट कर लें और फिर दूसरी चीजों के लिए यूज कर लें, एडिट डिलीट। अरे अच्छा, अभी क्लास के लास्ट में ना टू डू ऐप चैलेंज भी रखते हैं, देखते हैं कौन पहले बनाता है। सही भाई, स्ट्रेट पढ़ा दूं उसके बाद बना लेंगे भाई? ने प्यार से 9 सर बोला है, 9 सर जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत ही आसान है। अच्छा, अभी कौन बना सकते हैं टू डू ऐप? भले स्ट्रेट नहीं पड़ेगी, हाँ नहीं आप दे यार, सब बना सकते हैं यार, क्या हो गया? चेंज से बनाएंगे। अच्छा भाई, अब इनपुट का एक कंपोनेंट बनाया था, इनपुट का भी हम देख लेते हैं यूज करके। अच्छा, आपको याद होगा एक बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने स्टार्ट में, वो क्या था? हाँ भाई, वन वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग, याद है ना क्या था? तो करके भी देख लेते थोड़ा। अच्छा, अब इनपुट जो मैं बनाऊंगा, अब होगा ये कि यार इनपुट भी मैं मल्टीपल टाइम यूज करता हूँ अपनी वेबसाइट में, लेकिन इनपुट की जो टाइप होती है वो अलग अलग भी होती है। तो टाइप को मैं किस पर रख दूंगा? प्रॉम्प्ट में रिस्ट्रक्चरिंग की मैंने कहा टाइप, और यहाँ पे मैंने दी टाइप। प्लेस होल्डर भी चेंज हो सकता है, इसको भी इस पर रख दूंगा, इसको भी प्रॉम्प्ट में रख दूंगा। ठीक है, दोनों टाइप और प्लेस होल्डर को मैंने बॉक्स में रखा। यहाँ से मैंने कहा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इनपुट,
इंपोर्ट करा, इंपोर्ट इनपुट, सही है भाई, खुद हो गया, और एक्सपोर्ट कर दिया, सही है भाई। ऐप.js में आया, ठीक है भाई, इनपुट इंपोर्ट करा और यहाँ पे यूज कर लिया। टाइप दे दी, टाइप में मैंने कहा कि इसकी टाइप है टेक्स्ट, प्लेस होल्डर दिया। ये क्यों दे रहा हूं? क्योंकि प्रॉप पास किया है। ठीक है, आ गया, टाइप भी आ गई, इनपुट चल गया है। अच्छा, अब ये बाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या था? क्या जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, इनपुट को आईडी दी और आईडी हमने की डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी, और आईडी गेट करके डॉट वैल्यू करके उसकी वैल्यू निकाल ली, ये तरीका था। अच्छा, रिएक्ट में देखें क्या है। इनपुट में मैं आया, अब इसमें एक इवेंट होता है जिसका नेम है ऑन चेंज। ये कब चलता है? जब भी इनपुट में कोई चेंज आता है। ठीक है भाई, मतलब इनपुट है, मैंने इनपुट में ए लिखा, इनपुट में चेंज आ गया। अच्छा, ये जो मैं लिखता हूँ इनपुट में वैल्यू, ये कहाँ जाके सेव हो रही होती है? वैल्यू में, वैल्यू के एट्रीब्यूट में, वैल्यू के प्रॉप में। ठीक है भाई, तो ये जो चेंज आ रहा है ना, तो ऑन चेंज का इवेंट जब जब चलता है जब इनपुट में कोई चेंज आता है। अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि मैं ऐप.js में आया, मैंने कहा ऑन चेंज, और इसमें मैं एक फंक्शन दे रहा हूं और console.log, और यहां मैं कहता हूं चल रहा है, सही है भाई। रीलोड करा, इनपुट में गया, चल रहा है भाई। जब जब मैं कोई चेंज कर रहा हूं, जब जब चल रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब जब ऑन चेंज का इवेंट चलता है और इस पे कोई भी फंक्शन कॉल हो रहा होता है, उस फंक्शन के पैरामीटर में हमें एक इवेंट मिलता है, जावास्क्रिप्ट में मिलता है, याद है? अच्छा, हम यहाँ पे लिखते हैं e.target, इसमें क्या मिलता था? वैल्यू मिलती थी? नहीं, जबरदस्त यार, मैंने बहुत अच्छी जावास्क्रिप्ट लिखा। टारगेट में क्या मिलेगा, पहले टारगेट में बताएं। पूरा इनपुट मिल जाएगा, इससे इनपुट देख लें। सही भाई, जावास्क्रिप्ट की चीज है, जावास्क्रिप्ट में भी ये चीज करवाई थी। अच्छा, डॉट वैल्यू में क्या मिल जाएगा? टारगेट डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है भाई, मिल गई। रीलोड करा, सही लग रहा है भाई? मतलब जैसे ही चेंज कर रहा हूँ वैल्यू मेरे पास आई जा रही है, इवेंट कॉल हो जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब जब इस इनपुट की वैल्यू को सेव करवाना होता है तो ऑन चेंज पे ही मैं अपनी स्टेट वगैरह में रख देता हूँ और किसी फंक्शन के क्लिक पे इसको बैट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम स्टेट पे आ जाते हैं। अच्छा, स्टेट पे आने से पहले एक तो छोटी छोटी चीजें और बता देता हूँ। अच्छा, प्रॉप्स की सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ। क्या ये जो मेरे टाइटल दिया है ना, इसका एक और तरीका भी, कंपोनेंट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। मैंने टाइटल यहाँ से हटा दिया और ये जो मैंने बटन का कंपोनेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सेल्फ क्लोज करा हुआ है मैंने। सही है भाई, सेल्फ क्लोज हटाया और इसका क्लोजिंग टैग लगा दिया। सही है भाई, और यहाँ मैंने लिख दिया लॉगिन, मतलब अभी नॉर्मल बटन की तरह यूज हो रहा है। तो अब ये प्रॉप्स में मुझे कैसे मिलेगी ये वाली वैल्यू? बटन में आया, प्रॉप्स के अंदर एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है चिल्ड्रन के नाम से। किस नाम से? चिल्ड्रन के नाम से। अगर मैं यहाँ पे लिख के भी देखूं प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, अगर ये चल जाए, चल गया भाई। सही है भाई, अब मैं जो बटन के अंदर लिखूंगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ऐप.js में आया, मैंने लॉगिन हटाया, मैंने कहा रजिस्टर, रजिस्टर आ गया। अच्छी चीज है। अच्छा, ये भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये इससे अच्छा भी लग रहा है ना, थोड़ा लग रहा है कि यार ये प्रॉपर बटन है।
ठीक है। अब जहां जहां बटन यूज कर रहे हैं उसका ओपनिंग टैग भी बनाए, क्लोजिंग टैग भी बनाए, और बीच में जिस तरह नॉर्मली आप HTML में लिखते हैं टेक्स्ट, इस तरह आप टेक्स्ट लिखते हैं तो बटन में शो हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये चीज थी बटन वाली। prop डॉट चिल्ड्रन, अच्छा ये यहाँ लिखा है तो इससे बेहतर है यही लिख देता। सही है? क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं है? ये प्रॉप्स की एक चीज थी। आगे बढ़ जाते हैं। एडवर्टाइज में आ गया। अच्छा अब हम देखते हैं स्टेट। क्या देखते हैं? मैसेज बॉक्स चेक करना मतलब हाँ वो काम स्टेट से होगा। ठीक है भाई, अब हम पढ़ रहे हैं स्टेट। स्टेट क्या होती है भाई? सबसे पहले तो ये हम देखेंगे। स्टेट है सिंध में हम बैठे हैं, बलोचिस्तान, ये स्टेट है। ठीक है भाई, ये स्टेट नहीं है। स्टेट क्या है कि अच्छा कंपोनेंट का डेटा जावास्क्रिप्ट में तो हम क्या करते हैं, HTML का जितना भी पेज का डेटा होता है सारा जावास्क्रिप्ट में मंगवाते हैं, वेरिएबल्स में रखते हैं, एरे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर HTML जावास्क्रिप्ट से वापस HTML में भेज देते हैं, फिर HTML वगैरह करके। ऐसे ही रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है ना, इसका सारा जो डेटा मैनेज होता है वो होता है स्टेट के अंदर। अच्छा स्टेट क्या है? पहले क्लास फंक्शन में स्टेट होती थी, वो एक ऑब्जेक्ट होता था। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते थे और स्टेट को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते थे। मतलब ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी ऐड कराई, ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी ऐड कर ली, प्रॉपर्टी अपडेट करा दी ऑब्जेक्ट में और वापसी यूज कर ली, कोई इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, अच्छा देखिए अब और ज्यादा आसान हो गया। अब स्टेट के लिए ना हुक्स आ गए रिएक्ट के। अच्छा सबसे पहला हुक देखने जा रहे हैं हम। इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट पहली ब्रैकेट आपने यहाँ पे लिखना है यूज स्टेट। क्या नाम है इस हुक का? यूज स्टेट। मतलब स्टेट को हम यूज करने जा रहे हैं फ्रॉम रिएक्ट। कहां से इंपोर्ट करा है इसको मैंने? रिएक्ट कहां पे होगा? मॉड्यूल में। एक होता है पाथ वाला इंपोर्ट, मतलब कहीं ना कहीं फोल्डर या फाइल बनी हुई होती है। एक होता है डायरेक्टली नोड मॉड्यूल से इंपोर्ट। तो मैंने यहाँ पे रिएक्ट से इसको इंपोर्ट करा यूज स्टेट को। अच्छा यूज स्टेट एक ऐसा मेथड है जो हमें दो चीजें दे रहा है। एक होती है स्टेट की वैल्यू और एक होता है स्टेट का फंक्शन। वैल्यू से हमें स्टेट की वैल्यू गेट कर लेते हैं और फंक्शन से उस वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा ये हमें देख किस तरह रहा है? ये एरे की डिस्ट्रक्चरिंग करके हमें देता है ये दोनों चीजें। तो एरे की डिस्ट्रक्चरिंग पता है कैसे होती है यार? एरे की डिस्ट्रक्चरिंग भी थी ना भाई, ये इस चीज में पढ़ी थी, भूल गए? जबरदस्त भाई, क्या बात है, सीखा होगा आप लोग तो यार। नाम है भाई मेरा। सही भाई, क्या फायदा होता है इसका? ये एरे की डिस्ट्रक्चरिंग के लिए नेम 1 में क्या आ जाएगा बताएं? बॉस आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, अब नेम 1 में क्या आएगा? बॉस क्यों बोलना है भाई? नेम क्यों आ जाएगा? क्योंकि एरे की जो डिस्ट्रक्चरिंग है वो सीक्वेंस वाइज चलती है। तो जो 0 इंडेक्स पे आएगा तो यहाँ पे भी वो 0 पे आके ही सेव होगा। ठीक है, जबकि ऑब्जेक्ट की कैसे चलती है? प्रॉपर्टी के नेम से, चाहे वो प्रॉपर्टी कहीं पर भी हो, आगे पीछे हम कहीं पे लिखते हैं वो मिल जाती है। तो अभी क्या आना चाहिए नेम 1 में? क्लियर है भाई? नेम 2 में क्या आ जाएगा? ठीक है भाई, ये एरे की डिस्ट्रक्चरिंग होती है, आपको पढ़ाई हुई थी, ऑब्जेक्ट एरे सब। तो ये मैंने कहा भी था कि ये सीधे कुछ टॉपिक्स हैं जो रिएक्ट में बहुत काम आते हैं। अच्छा इसमें अब इसको इतना यूज नहीं करना, बस एक ही बाय डिफॉल्ट है स्टेट का, इसी को मैं यूज करते रहना है। अच्छा डिस्ट्रक्चरिंग कराई और इसमें यूज स्टेट का मेथड जो इस तरह करके कॉल कर दिया हमने। यूज स्टेट इंपोर्ट करा, यूज स्टेट कॉल कर दिया।
अच्छा, अब जो भी इसकी, अच्छा जब कोई भी हम वेरिएबल बनाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू भी रखते हैं। जैसे वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू रखते हैं। तो इस तरह स्टेट अगर हम बना रहे हैं तो स्टेट की भी एक इनिशियल वैल्यू रखते हैं, और वो इनिशियल वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे आती है यूज स्टेट के आर्गुमेंट के अंदर। ठीक है, मैंने एम्प्टी रख दी या मैंने नेम रख दिया इसमें। ठीक है भाई गॉस। अच्छा, अब इससे दो चीजें हमें मिलती हैं, एक वो जिसमें हमें ये वैल्यू मिल जाएगी जो वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पे, और एक वो जिससे ये वैल्यू हम अपडेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहली में ले लेता हूँ नेम, जिसमें मुझे ये नेम मिल जाएगा। यहाँ पे कंसोल करा के भी देख लेते हैं, console.log लिखा नाम और नेम। सही भाई, आ गया भाई गॉस आ गया। अहमद कर देते हैं, नॉर्मल वेरिएबल लग रहा है अभी तक तो, ये ऐसा लग रहा है वेरिएबल में वैल्यू रख के और यूज कर ली। सही भाई, डी स्ट्रक्चरिंग के जरिए इसका हमने नेम लिया था। अच्छा, इसका जो नेम होता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाई ये स्ट्रक्चरिंग, तो इसमें जो मैंने ये रखा था नेम 2 नेम 1, ये तो कुछ भी रख सकते हैं ना अपने हिसाब से। तो इसी तरह ये भी हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेम रख दिया, और दूसरे में ये इधर फंक्शन, वो फंक्शन जो इस नेम को अपडेट करता है, इसका नाम मैं इस तरह रख देता हूँ सेट नेम। ठीक है भाई, इससे होगा ये कि जो नेम है वो अपडेट हो जाएगा। तो मैं एक काम ये करूंगा, अच्छा नेम को मैं यूज करूंगा कहां पे, यहाँ पे मैंने लिखा नेम, बल्कि h1 की हेडिंग बनाते हैं ताकि थोड़ी बढ़िया है। मैंने लिखा नेम, सही पे आ जाएगा। आ गया अहमद। अच्छा, अब इसको अपडेट कराना है। मैंने बटन बनाया, लिखा अपडेट, बटन भी आ गया। अपडेट पे मैंने कहा ऑन क्लिक दिया है ना बटन को प्रॉपर। फंक्शन में मैंने कहा सेट नेम एक फंक्शन है, फंक्शन के आर्गुमेंट में रख के जो भी वैल्यू आप भेजते हैं वो जाके इस नेम को अपडेट कर देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ गॉस। तो ये इतना आसान चीज है, मतलब नेम मैंने यूज किया और इससे मैंने नेम अपडेट कर दिया। अच्छा, अब इसमें समझने वाली एक चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जब भी ये नेम अपडेट होगा या जब भी कोई भी स्टेट अपडेट होगी, तो ये जो पूरा कंपोनेंट मेरा रेंडर हुआ है ना, ये दोबारा रेंडर होगा, मतलब दोबारा चलेगा। मतलब ये जो ऐप का कंपोनेंट है ये दोबारा कॉल हो जाएगा जब भी इसमें कोई अपडेट आएगा। बात समझ में आई? तो क्या इम्पैक्ट आना चाहिए, अपडेट दबाऊंगा तो ये गॉस हो जाएगा? कैसे हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं? हाँ, क्योंकि फंक्शन दोबारा चल रहा है, तो होगा ये कि जैसे मैं सेट नेम क्लिक करूंगा गॉस ऊपर जाके सेव होगा, और जब ये फंक्शन दोबारा चलेगा तो अब नेम में क्या आ चुका होगा, तो यहाँ पे क्या शो हो जाएगा। ऐसे ही भाई चेक करते हैं, मैंने अपडेट करा गॉस आ गया। समझ में आया भाई? क्लियर है? मुश्किल तो नहीं। ये बात हमेशा याद रखनी है, ये कभी नहीं भूलनी कि यार जब भी स्टेट अपडेट होती है, अच्छा ये जो हमने एक लाइन का कोड लिखा है ना यूज स्टेट, इसमें एक वैल्यू लिए, एक वैल्यू को अपडेट करने का फंक्शन लिया, ये पूरी स्टेट कहलाती है। ये स्टेट यूज किया हमने। अगर एक और स्टेट चाहिए, इसी को कॉपी कर दिया, मैंने कहा ईमेल, फंक्शन का नाम मैंने रख दिया सेट ईमेल, और डिफॉल्ट पे मैंने इसको दे दी ईमेल। सही है, और यहाँ आके मैंने ईमेल भी यूज कर लिया, ईमेल भी आ गया। तो इस तरह जितनी दिल करे मैं इस कंपोनेंट में स्टेट जो है वो यूज कर सकता हूँ, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं। क्लियर है भाई? अच्छा, अब जब भी कोई भी स्टेट, चाहे वो नेम हो, ईमेल हो, या नीचे और भी बहुत सारी मैंने बनाई हो, जब भी कोई स्टेट अपडेट होती है तो कंपोनेंट जो है दोबारा रेंडर होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है। तो इसी वजह से जब मैंने अपडेट पे क्लिक करा तो वो अहमद हट के गॉस आ गया। तो ये रिएक्ट का सबसे बड़ा फायदा है। फिर आप देखें ना जावास्क्रिप्ट में अगर यही काम मैं करता तो मैं क्या करता, सबसे पहले इनपुट को मतलब एक वेरिएबल बनाता जावास्क्रिप्ट का,
h1 की आईडी देता, h1 को जावास्क्रिप्ट में गेट करता और उसके बाद इनर एचटीएमएल करके सेट करता। जबकि ये काम रिएक्ट में इतना आसान हो गया। अच्छा, अब बाइंडिंग वाली जो चीज थी वो देख लेते हैं। हाँ भाई, बाइंडिंग वाली क्या चीज थी? मैं अब एक इनपुट बना रहा हूँ। अच्छा, अभी ईमेल हटा रहा हूँ, सिर्फ नेम की स्टेट रखी है मैंने।